हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट टू यूपीएससी। हम लोग फॉलो कर रहे थे हमारा कंप्लीट इकोनॉमी प्लेलिस्ट। और आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 2 to 3 क्वेश्चन हर एक साल प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप यूपीएससी इकोनॉमिक्स सिलेबस का बात करें तो ये मेरे हिसाब से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसे कंसिस्टेंटली हर एक साल पे साल क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो से रिलेटेड, एसएलआर से रिलेटेड, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये सारे के सारे मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर ही आते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन सारे चीजों को डिटेल्स में देखेंगे कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है, आरबीआई के पास कौन कौन से टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होता है, क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होता है। तो ये सारे चीज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसके आने वाले पार्ट्स को भी फॉलो अप करते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला बात कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज वेरियस मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करती है, टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं आरबीआई के लिए, वो क्यों करती है, उसका प्राइमरी गोल क्या होता है। तो सबसे पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन करके रखना, कि हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ भी होते रहे। दूसरी, प्राइस स्टेबिलिटी, मतलब कि इन्फ्लेशन भी ज्यादा ना हो और हमारी इकोनॉमी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनी रहे। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक एक्सपेंशनरी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी। तो आखिर ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या है और ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी आती है वैसी पॉलिसी जिसमें आरबीआई का मेन एम होता है कि हमारे ग्रोथ को सपोर्ट करे, टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी को हम लोग लूज मनी पॉलिसी भी बोलते हैं। और इस पॉलिसी में क्या होता है, आरबीआई ये ध्यान रखती है कि हमारे इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा मनी ऐड हो, क्योंकि जितना ज्यादा मनी आएगा मार्केट में उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है आरबीआई, इसे लूज मनी पॉलिसी भी बोलते हैं। इसमें मार्केट में मनी की जो सप्लाई है वो प्लस हो जाती है, बढ़ जाती है, और बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो अब सवाल ये आता है कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी आरबीआई कब लेती है। तो द आंसर इज टू कंट्रोल द डिफ्लेशन। जब इकोनॉमी में ऐसा हो जाए कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही कम हो गई है, मार्केट में मनी की सप्लाई बहुत कम हो गई है और चीजों के जो दाम है वो अब बहुत ही घटते जा रहे हैं, इस तरीके से घट रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट हमारे ब्रॉडर इकोनॉमी पे पड़ रहा है और बिजनेसेस ठप होते जा रहे हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा, डिफ्लेशन का सिचुएशन आएगा, तब आरबीआई एक्सपेंशनरी पॉलिसी का इस्तेमाल करेगी। उसी के जस्ट अपोजिट एक्सपेंशनरी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को एक्सपैंड करना, फैलाना। तो उसका अपोजिट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शनरी, कि हर एक चीज को एक जगह कंसोलिडेट किया जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का यूज आरबीआई तब करती है जब इकोनॉमी को थोड़ा स्लो डाउन करना हो, मतलब कि मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई हो अगर हमारे इकोनॉमी में, और उसके कारण इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। इसी को हम टाइट मनी पॉलिसी भी बोलते हैं। तो हमें ये याद रखना है, जब भी हम लोग किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या वो टाइट होती है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी ही टाइट मनी पॉलिसी। और अगर हम लोग किसी चीज को एक्सपैंड करते हैं तो वो क्या होती है, लूज होती है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी को ही हम लोग लूज मनी पॉलिसी कहते हैं। और अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, अगर हमें डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो फिर एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो जाहिर सा बात है कि अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी के सप्लाई को हम लोग को कट डाउन करना होगा, माइनस करना होगा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या होता है, डिक्रीज इन द मनी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जाएगा ताकि लोग कम से कम खर्चे करें, एक्सपेंस कम हो लोगों का। तो ये है एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के बीच का डिफरेंस। इसे हम और डिटेल में देखेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में। ये तो हमने एक बस ऊपर ऊपर से देख लिया कि आखिर ये एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी होता क्या है, बस ये समझने के लिए। और मेन पॉइंट इसका बस यही है कि डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सपेंशनरी, इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी।
आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इन्हें प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट शो करें, क्योंकि 72.1% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज शो योर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, तो हमने देखा कि गोल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे पहला गोल होता है कि महंगाई दर ज्यादा ना बढ़े, इसे कंट्रोल करके रखें। और हमने अपने इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में भी देखा था कि हमारा टारगेट रेंज क्या है, 2 to 6%, कि आरबीआई को इन्फ्लेशन को 2 to 6% के बीच में ही रखना है। तो इसको वो कैसे रखेगी, इन्हीं सारे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को यूज करके। दूसरा हमारा आ जाता है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस कैन बी अचीव्ड बाय कीपिंग इंटरेस्ट रेट्स लो। तो ये कैसे करेगी आरबीआई, इंटरेस्ट रेट्स को अगर लो रखेगी तो बोरोइंग एंड स्पेंडिंग ज्यादा होगा। तो जाहिर सा बात है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स लो हुए, मात्र 1% है, 2% है, तो हर एक लोग चाहेगा कि उसे खरीद ले। लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगा उसे बोरो करने के लिए कि हाँ चलो 1% तो लग रहा है, ले लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा मनी को स्पेंड करना स्टार्ट करेंगे। और हमने ये देखा था कि जितना ज्यादा मनी स्पेंड होगा किसी इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी में ग्रोथ उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करती है। और तीसरा गोल उसका क्या होता है कि फिस्कल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना। और ये कैसे होगा, क्योंकि अब फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही डायनामिक नेचर का होता है। इसे स्टेबल रखने के लिए टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ फायर फाइटिंग करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आरबीआई को ऐसा लगता है कि बैंकिंग सिस्टम अब कोलैप्स करने वाला है, तो ये मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी को इंक्रीज कर देगी, मनी सप्लाई को थोड़ा इंक्रीज कर देगी। इससे क्या होगा, जो बैंकिंग सिस्टम होगा वो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके के कई स्टेप्स आरबीआई लेते रहती है अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स को इस्तेमाल करके। तो हमने ये देखा कि क्या क्या गोल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। तीन बेसिक गोल्स होते हैं, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू मेंटेन फिस्कल स्टेबिलिटी। अब हम जानेंगे गोल्डन रूल के बारे में। और ये गोल्डन रूल अगर आप समझ गए तो ये मॉनेटरी पॉलिसी आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। और आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एक साल कंफर्म है कि आप उसको सही टिक करके आएंगे। तो ये गोल्डन रूल है क्या, हमने अभी देखा कि दो तरीके के पॉलिसी होते हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। तो हमारे गोल्डन रूल के हिसाब से एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जब भी आरबीआई से अगर पैसा बाहर जा रहा है, मनी आउट हो रहा है, तो वो क्या है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। और जब भी पैसा अगर आरबीआई के अंदर आ रहा है, मनी इन हो रही है, तो वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है। और हम इससे भी समझ सकते हैं कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी कब यूज की जाती है, जब हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करना चाहते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए ये क्या है, ये मनी बाहर कहाँ जा रही है, ये है मार्केट। तो मार्केट में अगर आरबीआई ज्यादा से ज्यादा पैसे आउट करेगा तो जाहिर सा बात है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो जब भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगा तो मनी क्या होगा, आउट होगा। और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या होगा, जाहिर सा बात है कि अब हमें क्या करना है, इसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो मार्केट में से पैसे को अंदर लो, तो आरबीआई क्या करेगी, ये सारे पैसे को अपने पास लेके आएगी। और इसमें ये क्या यूज करेगी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो ये हमारा गोल्डन रूल है कि जब भी अगर आरबीआई से पैसे बाहर मार्केट में जा रही है, तो इसका मतलब आरबीआई एक्सपेंशनरी पॉलिसी का इस्तेमाल कर रही है। और अगर पैसे वो अंदर ले रही है अपने मार्केट से, तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का इस्तेमाल कर रही है। अगर आपको ये गोल्डन रूल याद रहा, तो अभी आगे आने वाले जितने भी हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, वो सारे आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। मूविंग ऑन नेक्स्ट, अब हम ये देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क क्या है, किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी बनती है और कौन इन्हें बनाते हैं। आरबीआई ने आरबीआई एक्ट 2016 के तहत एस्टेब्लिश की थी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और उसमें ये कहा गया था कि इसमें टोटल 6 मेंबर्स होंगे। और ये मेंबर्स कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले तो जो आरबीआई के गवर्नर होंगे वो इसके चेयरपर्सन होंगे। उसके बाद आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद एक ऑफिशियल होगा जो कि आरबीआई बोर्ड के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ 3 मेंबर्स वैसे होंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारे लोग ही मिलके बनाते हैं हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सारे डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आवर इकोनॉमी।
और ये सारे पॉइंट्स हमें अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये कभी भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि टोटल मॉनेटरी पॉलिसी के 6 मेंबर्स में क्या 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या 2 मेंबर्स एक ऑफिशियल नॉमिनेटेड आरबीआई के द्वारा होता है या नहीं। ये सारे आपको स्टेटमेंट के फॉर्म्स में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये 6 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे ऊपर तो आरबीआई के गवर्नर चेयरपर्सन, एक आरबीआई डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक ऑफिशियल जिसे आरबीआई बोर्ड ने नॉमिनेट किया है, और 3 मेंबर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट, कि अब हमने उतना देर से ये सुन रखा था कि बहुत सारे टूल्स होते हैं। तो ये आखिर मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स होते क्या क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टूल्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। सो जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, क्वांटिटेटिव इज समथिंग रिलेटेड टू नंबर्स। तो जो हमारे क्वांटिटेटिव टूल्स होंगे वो ऐसे होंगे जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है मॉनेटरी पॉलिसी पे। और इनमें क्या क्या आ जाते हैं, कैश रिजर्व रेशियो दैट इज सीआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दैट इज एसएलआर, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसमें ही होता है हमारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जिसे आपने बहुत जगह ही सुना होगा। फिर आता है हमारा बैंक रेट, फिर आता है हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो अब हम ये देखेंगे कि क्वालिटेटिव टूल्स में क्या क्या होता है। तो इसमें होता है मॉरल सुएशन, क्रेडिट रेशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, लोन टू वैल्यू रेशियो और डायरेक्ट एक्शन। सो अब हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे कि किस सिचुएशंस में उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका क्या रेलेवेंस होता है, और आरबीआई उसे कब इंक्रीज या डिक्रीज करती है, किन किन सिचुएशंस पे। तो स्टार्टिंग विद द क्वांटिटेटिव टूल्स, सबसे पहला हमारा आता है कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम सीआरआर के नाम से भी जानते हैं, और इसे हमने मनी सप्लाई वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि द कैश रिजर्व इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स दैट बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप इन कैश और विद द सेंट्रल बैंक एज अ रिजर्व टू प्रिवेंट बैंक रन। कि किसी भी बैंक के पास जितने भी पैसे उसे डिपॉजिट में मिलते हैं, उसका एक हिस्सा उसे आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है, टू इंश्योर दैट कि अगर बैंक रन का कुछ ऐसा सीन हो तो उस समय आरबीआई उसे डायरेक्ट वो कैश प्रोवाइड कर सके और वो अपने सारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके। तो बैंक रन को प्रिवेंट करने के लिए आरबीआई ने सीआरआर का प्रोविजन रखा हुआ है। सो आइए इसे एक एग्जांपल के तहत समझते हैं। मान लेते हैं यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें टोटल डिपॉजिट आया है 100 करोड़ का, और आरबीआई ने सेट कर रखा है 4% एज द सीआरआर। तो 100 करोड़ का 4% हो जाता है 4 करोड़। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वर्थ 4 करोड़ ऑफ कैश ट्रांसफर करना होगा आरबीआई में, और आरबीआई इस पैसे को अपने पास रखेगी एज एन सिक्योरिटी, कि कभी भी अगर बैंक रन का ऐसा कुछ सिनेरियो हो तो उस समय ये 4 करोड़ आरबीआई उसे वापस दे देगी। तो अब हमें ये देखना है कि इस सीआरआर का इस्तेमाल आरबीआई करती कैसे है, मॉनेटरी पॉलिसी में इसका क्या रोल होता है। तो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन क्या करेगी आरबीआई, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन हमेशा आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है, और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जब भी इस्तेमाल करेगी तो वो क्या करेगी, सीआरआर को बढ़ा देगी। अब हमें वापस से याद करना है हमारा गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में क्या था कि आरबीआई में जब भी मनी आएगी तो इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। तो हम लोग 4% सीआरआर में क्या देख रहे हैं, मनी मार्केट से आरबीआई के अंदर आ रही है। तो अगर इसे और बढ़ा दिया जाएगा तो और ज्यादा पैसा आएगा, और जितना ज्यादा पैसा अगर आरबीआई में आ रहा है, मतलब कौन सा पॉलिसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मनी ज्यादा से ज्यादा आरबीआई में आ रही है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो इसका मतलब अगर इंक्रीज इन सीआरआर हुआ, अगर कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया गया, तो हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में से बहुत सारा पैसा आरबीआई में आ चुका है। तो मार्केट में पैसे अब कम है, और मनी अगर कम है, मनी अगर मार्केट में कम है तो जाहिर सा बात है कि मनी का वैल्यू कम होगा, और वैल्यू कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगा। तो इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, सीआरआर को बढ़ाएंगे। और ठीक इसके अपोजिट अगर हमें डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हमें एक्सपेंशनरी पॉलिसी का इस्तेमाल करना होगा, और हम सीआरआर पे थोड़ा छूट दे देंगे कि चलो अब 4% ना
तुम मेरे को 2% ही दे दो, तो 2 करोड़ ही मेरे पास रखो, 2 करोड़ मेरे पास रखो और बाकी 98 करोड़ के लेंडिंग करो। तो इस तरीके से सीआरआर का इस्तेमाल करती है आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने में और इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में। तो हमें ये पार्ट हमेशा याद रखना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को बढ़ाया जाएगा और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सीआरआर को घटाया जाएगा। सेम उसी तरीके से हमारा सेकेंड पॉइंट आता है, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि एसएलआर। तो एसएलआर में क्या होता है? इट इज अ रिक्वायरमेंट सेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया which mandates bank to hold a certain proportion of their deposit in safe and easily convertible assets। जाहिर सा बात है, जब बात यहाँ पे लिक्विडिटी की हो रही है तो यहाँ पे कुछ लिक्विड एसेट्स होने चाहिए बैंक के पास। तो आरबीआई ने ये कह के रखा है कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट हर एक बैंक को कैश, गोल्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखना होगा, जो कि बहुत ज्यादा लिक्विड इन नेचर है। क्योंकि जाहिर सा बात है, बैंक जितने पैसे मिलेंगे वो उसे लोन में घुमाती है। तो अगर सारे के सारे पैसे लोन में घुमा दिए तो कल को अगर कोई विड्रॉ करने आएगा तो उसे क्या दीजिएगा? तो इस कारण से एसएलआर का प्रोविजन बना था कि कुछ लिक्विड अमाउंट भी होने चाहिए हर एक बैंक के पास। So the idea behind the requirement is to ensure that banks have enough funds हो to meet their obligation to depositor such as withdrawals or other financial emergency। So SLR को भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे और हम अपना सेम बैंक लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें मान लेते हैं कि 100 करोड़ का टोटल डिपॉजिट आया और एसएलआर सेट है 18%। तो 100 करोड़ का 18% हो गया 18 करोड़। तो वर्थ 18 करोड़ के गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये रखना पड़ेगा एसबीआई को अपने खुद के सेफ में एज अ लिक्विड एसेट, ताकि वो अपने डिपॉजिटर्स के सारे ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके। सो ये जो 18% रेट है इसे ही हम कहते हैं एसएलआर, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और इसे कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई। तो इसका इस्तेमाल करके आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी को डिजाइन कर सकती है। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो इन्फ्लेशन हमें जब कंट्रोल करना होता है तो हम कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। और कॉन्ट्रैक्शनरी में हम क्या चाहते हैं कि मार्केट से सारा पैसा अंदर आ जाए, मतलब मार्केट से पैसा निकल जाए। तो अगर हम मान लीजिए 18% को बढ़ा के 40% कर देते हैं एसएलआर, तो इसका मतलब हो गया कि स्टेट बैंक को 100 में से 40 करोड़ जो होंगे वो रखने होंगे इसमें। और अगर 40 करोड़ वो गोल्ड में ही रख रहा है, लिक्विड में ही रख रहा है, तो वो लेंड कितना कर पाएगा? सिर्फ 60 करोड़। तो उसका लेंडिंग पावर कम हो गया, और लेंडिंग पावर कम होगा तो ये क्या करेगा? रेट्स को इंक्रीज कर देगा। सो इससे क्या होगा? लोगों का एक्सपेंडिचर थोड़ा कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो हमें ये याद रखना है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए आरबीआई क्या करती है? एसएलआर को इंक्रीज करती है। और सेम उसके अपोजिट, अगर हमें डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी का इस्तेमाल करना होगा और उसमें हम लोग एसएलआर को डिक्रीज कर देंगे। सो आज के लिए हम अभी इतना ही रखते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि एलएएफ क्या होती है, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, और इन सबको आरबीआई किस तरीके से कंट्रोल करती है टू रन आवर मॉनेटरी पॉलिसी। सो तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पार्ट टू यूपीएससी पे। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू पार्ट टू यूपीएससी। यहाँ आपको मिलता है यूपीएससी से रिलेटेड सारे कंप्लीट कोर्सेज और करंट अफेयर्स। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे पीडीएफ मिलते रहें और आप हर एक नए वीडियो से अपडेटेड रहें।